हाँ भाई। ठीक है भाई। तो क्या बात हो रही थी? बात ये हो रही है कि एक आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, यानी ये इक्वेशन तो मैंने लिख दी है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है, तो मेरे पास प्रोडक्ट जो बन रहा है ना, एक प्रोडक्ट वो है जो कि एक्चुअली बन रहा है एक्सपेरिमेंट करते हुए। ठीक है, वो कहलाती है एक्चुअल यील्ड। ठीक है, क्या कहलाती है? एक्चुअल यील्ड। कैन यू हेयर मी? ओके। एक्चुअल यील्ड क्या है बेटा? जो कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ऑब्वियसली आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद हो सकता है कि आपकी जो हैंडलिंग थी वो सही नहीं थी एक्सपेरिमेंट में, और हो सकता है कि कुछ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ज़ाया हो गया हो, वेस्ट हो गया हो सकता है जो आप HCl यूज़ कर रहे हो, आपको 2 ड्रॉप यूज़ करने थे, आपने 1 ड्रॉप यूज़ किया हो, या आपसे 3 ड्रॉप यूज़ हो गया हो। ठीक है, या हो सकता है कुछ वेस्ट हो गया हो। फिर आपके पास जब प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड, जब आपने इस कैल्शियम क्लोराइड की कलेक्शन की, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी, क्योंकि मैनुअल हो रहा है ना सारा काम, अगर लैब के अंदर मैनुअल काम हो रहा है तो ऑब्वियसली एरर्स तो आ सकते हैं। तो उन एरर्स की वजह से कुछ ना कुछ डिफरेंस आ सकता है वैल्यूज में। H2O है। ठीक है, आप H2O को, स्टीम थी, स्टीम जो है वो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड, आप कार्बन डाइऑक्साइड को कंटेन नहीं कर पाए बिकॉज इट इज इन गैशियस स्टेट, और इसमें भी आपके पास यानी कुछ ना कुछ लॉस हो गया। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट में लॉस आ रहा है, दैट इज पॉसिबल क्योंकि ह्यूमन एरर है। तो एक्सपेरिमेंटली वो यील्ड होती है, यानी वो प्रोडक्ट होता है जो कि आपके पास एक्चुअली आ रहा है। यानी मैंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई ये 50 था और ये 10 था, और ये कंबाइन होके 60 बना दे। ठीक है, ये मैंने एक्सपेक्ट किया था। थियोरेटिकली मैंने न्यूमेरिकल किया, मैंने कैलकुलेशन की, मैंने एक्सपेक्ट किया कि भाई प्रोडक्ट मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड का 60 बनना चाहिए। तो ये 60 जो यील्ड है, यानी प्रोडक्ट है, ये कहलाता है थियोरेटिकल यील्ड। ठीक है, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या? हुआ ये कि क्योंकि मेरे मुझसे मिसहैंडलिंग हो गई, मुझसे एरर्स हो गए, मुझसे ह्यूमन एरर्स हो गए, जिसकी वजह से ये 60 नहीं बना, ये बन गया शायद 55। तो ये आपके पास कहलाती है 55। कौन सी हो गई? एक्चुअल यील्ड हो गई। ये बात आई है समझ? आई कैन नॉट हेयर यू। हाँ, मुझे समझ में आ गया। ठीक है। तो आपके पास दो तरह की यील्ड होती है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। अब इसके न्यूमेरिकल्स है आपके पास, और ऑब्वियसली ये कहलाती है परसेंटेज यील्ड। ठीक है, परसेंटेज यील्ड क्या होती है? व्हेन वी हैव टू डिवाइड दीज टू वैल्यूज। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकंड। ठीक है भाई, तो परसेंटेज यील्ड का जो क्वेश्चन है वो ये है, और ये है फॉर्मूला इसका। एक्चुअल यील्ड जो कि ऑब्वियसली आपके एक्सपेरिमेंट के बाद आई है। देन वी हैव थ्योरेटिकल यील्ड जो प्रिडिक्टेड है, ऑब्वियसली ये प्रिडिक्टेड है क्योंकि मैंने ये थ्योरी इज परफेक्ट। मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ, आंसर वुड बी परफेक्ट, आंसर वुड बी एक्यूरेट। लेकिन अगर मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ तो ऑब्वियसली देयर वुड बी लॉस ऑफ सम मटेरियल, लॉस ऑफ सम रिएक्टेंट्स, और मिस हैंडलिंग एंड एवरीथिंग। ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड होकर एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है, और थियोरेटिकल यील्ड हमेशा आपकी एक्यूरेट और परफेक्ट और ज्यादा होती है। And then obviously we are finding out the percentage, so we have to multiply the whole value with 100। न्यूमेरिकल हम आज नहीं करेंगे, मैं सिर्फ अभी आपको थ्योरी पोर्शन करवा रही हूँ। तो परसेंटेज यील्ड ये हो गई, जिसमें आपके पास ये पूरी डिटेल मौजूद है कि इन लॉट ऑफ रिएक्शंस नॉट ऑल रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट व्हिच कैन बी ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। क्या हो सकते हैं भाई? अदर रिएक्शंस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ऐसा भी हो रहा होता है कि कुछ और रिएक्शन साथ साथ हो रहे हो जिसकी वजह से बाय प्रोडक्ट बन जाए। तो वो रिएक्टेंट पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, और वही रिएक्टेंट कुछ और रिएक्शन करके किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास कंप्लीटली रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो पाए। सेकेंड रिएक्शन हो सकता है डज नॉट गो टू कम्प्लीशन, रिएक्शन कंप्लीट ही ना हो पाए। जब कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो लाजमी बात है सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब वो पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तो लाजमी बात है कि आपके पास प्रोडक्ट यील्ड या एक्चुअल यील्ड कम होगी। थर्ड फैक्टर कुड बी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर। ये वो पॉइंट है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एरर, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द मिस हैंडलिंग। आपका रिएक्टेंट जो है वो उसकी क्वांटिटी कम हो सकती है। अगर कहीं गैस बन रही है, बाय प्रोडक्ट में गैस बन रही है, तो दैट गैस would be lost in the atmosphere and you cannot exactly calculate the complete yield or complete masses of those products। फिर आपके पास परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला आ जाता है इसी वजह से, क्योंकि हमारे पास हमेशा डिफरेंट वैल्यू होती है। एक्चुअल अलग होता है, प्रिडिक्टेड अलग होता है। ठीक है, अब ये जो एक्चुअल यील्ड है वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स और मास ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली। और प्रिडिक्टेड क्या है? नंबर ऑफ मोल्स और मास ऑब्टेन्ड बाय
कैलकुलेशन, इसका न्यूमेरिकल करेंगे इंशाल्लाह कल। और अभी आपके पास ये वाला जो पोर्शन है, पार्ट है, ये भी मैं आपको थ्योरी वाइज बता रही हूँ, क्योंकि अभी बताया था, हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास ऑफ अ सब्सटेंस एंड मोलर मास मैं बोलूँ या मॉलिक्यूलर मास बोलूँ, इसमें मेजर डिफरेंस यही है कि अगर हम मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मुला मास की बात करते हैं तो द यूनिट इज डिफरेंट, द यूनिट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और अगर हम उसको मोलर मास में कन्वर्ट कर दें तो दैट वुड बी ग्राम पर मोल, या ग्राम बोलें आप या ग्राम पर मोल बोलें आप, यानी बात हो रही है अगर मोल्स की या मोलर्स की तो वहां पे यूनिट आ जाता है ग्राम, और अगर बात होती है मॉलिक्यूलर मास की तो वहां पे, या एटॉमिक मास की, तो वहां पे यूनिट होता है AMU। थ्योरी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, तो ये मोल कैलकुलेशन के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला अगर याद नहीं है देन अगेन वी कैन अप्लाई द यूनिटरी मेथड विच इज वेरी इजी, के 1 मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज दैट, तो 2 मोल्स में कितना होगा, एवोगैड्रो नंबर एंड एवरीथिंग, वो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो दोनों मेथड से करेंगे। जो इम्पोर्टेंट आपके पास एक और टॉपिक है ये, जो कि अभी शुरू नहीं करेंगे जब तक हम मोल्स और परसेंटेज यील्ड के न्यूमेरिकल्स नहीं करते, ये लास्ट है। इस पे आ जाते हैं लास्ट वन, ठीक है, यानी मैंने आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में भी करवाऊंगी, ये इसका फॉर्मूला हमने देख लिया है, ये हम अभी स्किप कर रहे हैं रिएक्टिंग मासेस क्योंकि इट्स अ होल अनदर टॉपिक। परसेंटेज यील्ड हम कर चुके हैं, इसके न्यूमेरिकल हम कल करेंगे, ठीक है, और आगे भी इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं लेकिन अभी हम इस पर नहीं जा रहे। हम देख रहे हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टलाइजेशन इज द होल मेथड। अभी तक कोई सवाल है, अभी तक क्लियर है बेटा? Yeah. ठीक है, Understood. क्रिस्टलाइजेशन इज बेसिकली अ फिजिकल मेथड, ठीक है, फिजिकल टेक्निक ऑफ सेपरेशन या प्योरिफिकेशन कह सकती हो आप। और ज्यादातर हम जब भी क्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं तो दिस टेक्निक इज यूज्ड टू फॉर्म और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है, सॉल्ट की फॉर्मेशन के लिए, सॉल्ट का एक पूरा चैप्टर भी है, और सॉल्ट की फॉर्मेशन के लिए हम बहुत सारे मेथड यूज कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू फॉर्म क्रिस्टल्स, और देयर इज अ होल प्रोसीजर इन ऑर्डर टू obviously in order to form the crystals। लेकिन सॉल्ट भी दो तरह की होती हैं, देयर आर 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज एनहाइड्रस कंपाउंड या एनहाइड्रस सॉल्ट, और एनहाइड्रस नाम से हमें पता चल रहा है कि देयर इज नो वाटर मॉलिक्यूल अटैच। तो जितनी भी हमने सॉल्ट पढ़ी है, मैंने आपको बताया था जहां पे भी ATE आता है लास्ट में, यानी सल्फेट, फॉस्फेट, ठीक है, कार्बोनेट, नाइट्रेट, ये सारी आपके पास क्या है, सॉल्ट हैं। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फॉस्फेट, जितनी भी ये सारी सॉल्ट है, दीज आर ऑल एनहाइड्रस सॉल्ट, इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं है। ये सिंपल फॉर्मूला है NaCl का, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का NaCl, कॉपर सल्फेट बोल रहे हैं तो CuSO4, जिंक नाइट्रेट बोल रहे हैं तो ZnNO3 होल 2, देन वी हैव फेरस सल्फेट FeSO4। तो यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं है, कोई H2O कहीं नहीं आ रहा, दिस वन इज कॉल्ड एज एनहाइड्रस सॉल्ट। देन वी हैव अनदर सॉल्ट जो कि हाइड्रेटेड सॉल्ट कहलाती है, और वो आपके पास एग्जांपल यहाँ मेंशन है कॉपर सल्फेट के साथ, अगर यहाँ पे 0.5 H2O मेंशन है, दैट मींस दिस इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये वो वाटर मॉलिक्यूल है जो इस पूरे क्रिस्टलाइजेशन मेथड के दौरान, ड्यूरिंग दिस होल मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच वाज द मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन, लेकिन इस पूरे मेथड के बाद आपने क्रिस्टलाइजेशन पूरा प्रोसीजर कर लिया, लेकिन कुछ वाटर मॉलिक्यूल उस सॉल्ट के साथ अटैच रह गए, यानी सॉल्ट फॉर्मेशन तो हो गई लेकिन कुछ वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होने के बावजूद भी, इवेपोरेशन करने के बावजूद भी वो वाटर मॉलिक्यूल आप डिटैच नहीं कर पाए और वो स्ट्रक्चर के साथ अटैच रह गए, वहां पे आपके पास बन जाती है हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज व्हेन सम कंपाउंड्स कैन फॉर्म क्रिस्टल्स व्हिच हैव वाटर एज पार्ट ऑफ देयर स्ट्रक्चर। The water of crystallization is separated from the main formula by a dot when writing the formula. That's how we can write the formula of hydrated salt CuSO4.5H2O, या cobalt chloride 0.6H2O, CuCl 2.2H2O। तो ये जो पॉइंट आगे वाटर मॉलिक्यूल लगा हुआ है, इट इज फिजिकली अटैच्ड with this salt, and obviously it cannot be removed easily from evaporation। आपने evaporation भी करनी होती है water crystallization में, हमने evaporation कर भी दी, still water molecule remove तो हुए but सारे नहीं हो पाए, and there will be some molecules which must be attached, and that's how we are going to introduce the term hydrated salt। otherwise the salts are always going to be anhydrous। anhydrous की example आपको पता ही है, normally कोई भी आप salt ले लो anhydrous होती है, हमारे घर में जो नमक आता है वो anhydrous होता है, लेकिन यहाँ पे अगर वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो गया है, रह गया है, दैट वुड बी कॉल्ड एज हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब एनहाइड्रेट
ये चीज हमने देख ली। कंपाउंड विच डजंट कंटेन वाटर क्रिस्टलाइजेशन वो ये है, ठीक है, कॉपर सल्फेट। लेकिन अगर इसमें ऑब्वियसली आपके पास वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है तो आप इस तरीके से फॉर्मूला लिखते हो। देन वी हैव द कन्वर्शन ऑफ एनहाइड्रस कंपाउंड टू हाइड्रेटेड कंपाउंड इज रिवर्सिबल बाय हीटिंग द हाइड्रेटेड सॉल्ट एनहाइड्रस टू हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, क्या समझ आ रहा है आपको? अगर हाइड्रेटेड सॉल्ट है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल अटैच है तो ऐसा हम कर सकते हैं कि उसको हीट करें अप टू सम एक्सटेंट कि उस सॉल्ट का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो। वरना ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्ट के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल अटैच है हम उसको हीट किए जा रहे हैं, और हीट हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर सकें। लेकिन उससे हुआ क्या कि एट द एंड उस सॉल्ट का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया, ब्रेक हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया या स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो डैमेज हो गया उसके स्ट्रक्चर में। तो दैट्स नॉट द अप्रोच, दैट शुड नॉट बी द अप्रोच। आपको ये नहीं करना कि आप उसे हीट प्रोवाइड करते चले जाओ सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करवाने के लिए। और ये आप देख लीजिए कि भाई सॉल्ट का स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, ऐसे नहीं कर सकते हम। लेकिन अप टू सम एक्सटेंट हम हीट करवा सकते हैं। कब? जब वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, ठीक है, और आपने इसको हीट करवाया तो समटाइम्स इट इज पॉसिबल टू रिमूव दोज वाटर मॉलिक्यूल्स बाय हीटिंग। और अगर आप इसी मेथड को रिवर्स कर दो इस तरीके से कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक एनहाइड्रस सॉल्ट है विच इज कॉपर सल्फेट, इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, आपने इसको अटैच कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल को अटैच किया है, अटैच करने के बाद रिएक्शन करने के बाद नाउ वी हैव dehydrated salt. These both of these reactions can be reversed. अगर hydrated salt है, you can go for the heating and you can remove the water molecule up to some extent when the structure or physical properties or chemical properties of the salt is not damaged. Up to some extent आप इसको कर सकते हो हीटिंग। और यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऑब्वियसली ऐड कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो ताकि आपको हाइड्रेटेड सॉल्ट मिल जाए। ठीक है, क्या ये थ्योरी समझ आई है? Yeah. ठीक है, तो इसका इंशाल्लाह ताला जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो कल से स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी हैव द लास्ट टॉपिक, प्रोबेबली द लास्ट टॉपिक फॉर न्यूमेरिकल्स। ये इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है बेटा, कोई सवाल अभी तक? No, no, no question. ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.